नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक खबर चल रही है कि अब दवाएं सस्ती हो जाएंगी। सब कुछ गुड फील गुड दिखाते हैं और कुछ दिखाते ही नहीं है। और खबर किस आधार पर चल रही है? खबर इस आधार पर चल रही है कि चीन जो एपीआई बनाता है फार्मा का, वो 30 से 40% सस्ता हो गया है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? दवा महंगी होंगी, सस्ती होंगी, ये बड़ी टेढ़ी चीजें हैं और हम सबके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि दवा सबके बजट का हिस्सा बन चुकी है। धीरे धीरे करके फार्मा लॉबी ने या फार्मा की दुनिया ने हम सबकी रोज की जिंदगी में दवाओं को ठूस दिया है। पहले कभी कभी कोई दवा खाता था, खाया, डॉक्टर के पास गए, 4 दिन 6 दिन दवा खाई, बात खत्म। अब हर आदमी के घर पे उसके पास एक दवा का डब्बा है, कम से कम वो जो उसकी उम्र 30-35 साल से ऊपर हो गई है। हर मतलब 100 में से 80 के पास तो है ही। तो जो फार्मा लॉबी है पूरी दुनिया की, उसने गदर मचाया, मतलब हथियार लॉबी से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसका कब्जा है। तो ऐसे में अगर आपको दवा से राहत मिलती है, आपका रोज़ का दवा का खर्चा थोड़ा कम होता है, तो आपको खुशी होती है। और इसीलिए ये सब लोग कह रहे हैं कि वो सस्ता हो रहा है, सस्ता हो रहा है, सस्ता हो रहा है। हम इसके पीछे का खेल समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला सिर्फ दवाओं के सस्ते या महंगे होने का नहीं है, दुनिया से बहुत बड़ी है। भारत की संप्रभुता से भी अगर ये जुड़ा हुआ है, तो भारत के व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, तो हमारे डॉलर बाबू के भावताव से भी जुड़ा हुआ है। कैसे एपीआई का दाम घटना भारत पे असर डालता है? तो पहले हम ये समझें एपीआई होता क्या है। देखिए साहब, हम सब घर में हींग का इस्तेमाल करते हैं। एक हींग आती है, वो करीब 100, 110, 120 रुपए की छोटी सी डिब्बी आती है और काफ़ी असर करती है। और एक हींग ऐसी जो 30 रुपए में बहुत सारी आती है, पर उसमें खुशबू और स्वाद उतना नहीं होता है। तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो मूल तत्व है हींग का, जो एपीआई समझ लीजिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सत्व है हींग का, जिसको आटा वाटा मिला के बढ़ाया जाता है, वो कम है या ज़्यादा है। तो हम ये समझे कि एक सत्व होता है, एक पेड़ की जड़ खोद के उसका दूध निकाल के इकट्ठा किया जाता है। उस दूध को, 1 लीटर दूध को 1 क्विंटल से ज़्यादा हींग में मिला दिया जाता है, आटे में, उससे हींग बनती है। तो वो जो दूध है जो हींग का होता है, वो जो आप पिलाते हैं, उसी तरह से जब आप दवा बनाते हैं तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट वही है और उसी से दवा बनती है। जैसे कॉफ़ी आप पीते हैं, 1 चम्मच कॉफ़ी है, बाकी दूध है, तो दवा कौन सी है? कॉफ़ी है। तो ये जो एपीआई है, ये वो चीज़ है जिससे दवाएं सारी बनती हैं और ये हमारे यहाँ आता है चीन से। हमारे यहाँ क्या, पूरी दुनिया में चीन से जाता है। अभी दुनिया में चीन से क्यों जाता है इसको हम समझें। उसकी वजह भी यही है कि चीन दुनिया में सबसे सस्ता एपीआई देता है। दुनिया में कोई 8-10 देश हैं जो फार्मा एपीआई का निर्माण करते हैं। उनमें चीन के बाद भारत का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर देखें तो चीन की एपीआई की कीमत अगर 100 मान ली जाए, तो भारत की 120 से 150 है, दक्षिण कोरिया की 160 से 180 है, जापान की 180 से 220 है, यूरोप की 200 से 250 है, अमेरिका की 220 से 300 है और इजराइल की 170 से 210 है और आसियान की 130 से 170 है। ये स्थिति कब है? जब आज है, जब फार्मा का दाम गिराया नहीं किया है। अभी एपीआई जो चल रहा है, गिरने के बाद क्या होगा? जो बेस है, जो 100 है, अभी फिर 100 मानते हैं नए दाम में भी, तो भारत जो 120 था वो 145 हो जाएगा, यानी 145 से 180। यानी चीन के बाद सबसे सस्ता कोई फार्मा एपीआई देता था तो वो भारत देता था, और वो भारत भी चीन के करीब 50 से 80% ज़्यादा महंगा है। और अगर आप चले जाएं इसको अमेरिका तक, तो वो 3 गुना से ज़्यादा 360 है। तो इस तरह से देखें तो यूरोप में भी 310 है। तो अब आने वाले समय में इतना जब अंतर हो जाएगा दाम का, तो क्या होगा? तो दुनिया में चीन का ही एपीआई लोग खरीदेंगे। तो चीन यही चाहता है। क्यों चाहता है? चीन इसलिए चाहता है कि एपीआई पे उसका दबदबा बना रहेगा। तो ये जितने मैंने 8-10 देश बताए, कुछ मलेशिया भी बनाने लग गए हैं, तो इन देशों की भ्रूण हत्या हो जाए। कैसे? हमारा उदाहरण, हमारे देश में एक जियो आया था। जियो, वो कहता था कर लो दुनिया मुट्ठी में, अंबानी साहब उनका था वो। उन्होंने फ्री में सबको सेवाएं दी और धीरे धीरे करके बाकी ऑपरेटर जो है निपट गए, तो पैसे लेने शुरू कर दिए। अब चीन सस्ती दवाएं दे रहा है, सस्ते एपीआई दे रहा है, और इस चक्कर में दुनिया के जितने नए उभरते हुए ऐसे लोग हैं जो एपीआई में चीन को चुनौती दे सकते हैं, 70% एपीआई दुनिया की चीन से आती है। उन देशों को निपटा देने का उसका ये तरीका है। एक विश्लेषण ये है।
दूसरा विश्लेषण यह है कि कोविड के टाइम पे दवाओं की ज़रूरत बढ़ी थी, तो एपीआई बनाने की कैपेसिटी चीन ने बढ़ा ली थी। अब वो अपने यहाँ रैशनलाइज कर रहा है, तो वो उस वजह से अपने यहाँ के एपीआई को सस्ते में बेच रहा है, ऐसा उसका कहना है, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन उसके यहाँ हो गया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? सीधा फ़र्क तो वो पड़ेगा जो चैनलों पर बैंड बज रहा है, और सस्ती होगी सस्ती होगी सस्ती होगी। लेकिन ये इतना सीधा नहीं है, और इतना टेढ़ा है कि इसको तय करना भी आसान नहीं है कि अगर एपीआई की कीमत कम हो रही है तो क्या मेरी सरकार, भारत की सरकार, इसको रोकने की कोशिश करेगी? अगर सरकार चाहेगी कि ना, हमको एपीआई सस्ता नहीं होने देना है भारत में, तो वो क्या कर देगी? वो मिनिमम इंपोर्ट करने की कीमत तय कर देगी, भाई इससे कम में हम एपीआई नहीं खरीद सकते चीन से। तो ऐसा करने से जो चीन का एपीआई है वो भारत में कम आएगा, लेकिन फिर क्या होगा? दवा का दाम कम नहीं होगा। तो ऐसा करेगी क्यों सरकार? सरकार ऐसा इसलिए करेगी कि घरेलू जो एपीआई बनाने वाली इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को वो वाला हाल ना हो जो जियो के मुफ्त में देने से बाकी कंपनियों का हुआ। लेकिन इससे दूसरा नुकसान हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि भारत जो फार्मूलेशन होता है, मतलब जो तैयार हींग है, आपको जो मैंने उदाहरण दिया, जो तैयार हींग है वो सबसे ज़्यादा भारत ही बनाता है। ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया भर में दवाओं की फार्मेसी जो है भारत है। पूरी दुनिया को दवा भारत एक्सपोर्ट करता है। अब हम जो दवा बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो किससे बनाते हैं? इस एपीआई से ही बनाते हैं। तो अगर एपीआई सस्ता हो जाएगा तो हमारी दवाएं दुनिया में सस्ती जाने लगेंगी, तो हमारा दबदबा और बढ़ जाएगा, हम और ज़्यादा कब्जा कर लेंगे दुनिया के मार्केट पे दवाओं के एक्सपोर्ट के मामले में। ये फ़ायदा है। लेकिन इसके बावजूद जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो इसको बढ़ने देना नहीं चाहती हैं। क्यों नहीं बढ़ने देना चाहती हैं? वो इसलिए नहीं बढ़ने देना चाहती कि भाई साहब, आपको सस्ती दवा मिल जाएगी, दुनिया को आप सस्ती दवा बेच दोगे, लेकिन एपीआई पे चीन की मोनोपोली स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर आपने चीन को खुली छूट दे दी तो उसकी मोनोपोली स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो कंपनियां कहती हैं कि ठीक है भाई, विदेश में एक्सपोर्ट करके अब दो लॉबी बन गई। एक है जो भारत में एपीआई बनाती है, वो कह रही ना, इनकी एपीआई सस्ती मत आने देना। दूसरी जो बाहर बेचती है वो कह रही है अरे जान दो, बहुत बढ़िया है, बहुत मुनाफा हो रहा है। तो इस पूरे चक्र के बीच में क्या हुआ? हम फिर से स्थिर हो गए कि हम इधर जाए या उधर जाए, उधर जाए या इधर जाए। लेकिन इसके बहुत सारे कानूनी पहलू भी हैं। जैसे कि अगर आप ये करेंगे कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस अगर लगा देंगे एपीआई पे, तो वो डब्ल्यूटीओ चला जाएगा। चीन बोलेगा देखो जी, ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है, ये भारत में हमारे प्रोडक्ट को जाने नहीं दे रहे हैं, और ये भेदभाव है। डब्ल्यूटीओ कहता है सब लोग खुले में एक दूसरे को सामान भेजें और कोई किसी को परेशान ना करे, और खुले में खुला कंपटीशन दो। आप साइन कराए, कर दिया हमारे बुजुर्गों ने, महान नेताओं ने। अब क्या हो रहा है कि जब ये आपने साइन कर दिया तो डब्ल्यूटीओ में वो चला जाएगा, तो हम भी डब्ल्यूटीओ जा सकते हैं। क्यों? हम अगर ये कहें कि ये हमारे यहाँ डंपिंग कर रहा है, सस्ते में माल बेच के कूड़ा हमारे यहाँ भर रहा है, इसके पास ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो हमको दे रहा है, तो हम एंटी डंपिंग क्लॉज के साथ जा सकते हैं। तो भारत चाहे तो एंटी डंपिंग क्लॉज के साथ चला जाए। तो आप कहेंगे ये फालतू दुनिया भर का आप समझा रहे हो, ये फालतू नहीं है, ये सबको नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया कैसे चल रही है, फार्मा के दाम कैसे चल रहा है। तो इस पूरी दशा में अब बात ये आई कि कौन सी दवा सस्ती होने वाली है, कौन सी महंगी होने वाली है। हम भैया अपने बारे में तो सोच लें, सरकार, फार्मा कंपनी और ये सब तो सोच लिया। संप्रभुता का मसला क्यों है? संप्रभुता का मसला इसलिए है क्योंकि भारत की आत्मनिर्भरता खत्म होती है। आप डिपेंडेंट हो जाओगे दूसरे देश पे एपीआई के मामले में। आज आप बना रहे हो, भविष्य में आपकी बनाने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी बन जाता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे अमेरिका को झटका क्यों लगा? चीन ने एकदम अपनी, जब चाहे नल की टोटी बंद कर देता था, अमेरिका में पानी आना बंद हो जाता था। पानी मतलब जो भी सामान चीन से जाता है, तो इसलिए अब वो भी कह रहा है। तो इस तरह से तमाम सारी चीज़ों पर भारत में 53 एपीआई बनाने पे जो रोक लगी, उसमें भी एक एंगल है। अब एक चीज़ और भी है, भारत कंपनियों को पैसे दे रहा है, तो हमारे यहाँ एपीआई पैदा करो, मतलब PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। 53 हमारे देश में ऐसे एपीआई हैं जिसको बनाने के लिए हमारी सरकार कंपनियों को पैसे देती है कि तुम जितना एपीआई बनाओगे उतना हम तुमको पैसा देंगे, ताकि भारत एपीआई के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। तो सस्ती दवा का सपना मुझसे दूर हो गया या पास हो गया, यहाँ पर आके आप उलझ गए। तो जितना तस्वीर सीधी सीधी हमको दिखा रहा था चैनल, वो तो नहीं है। अब बड़ा मसला ये है कि वो कौन सी दवाएं हैं जिनका मेरे जीवन पे असर पड़ता है और क्या पड़ता है, जिनके एपीआई सस्ते होने से हमको लाभ होने वाला था, लेकिन
इसमें दो पहलू हैं, एक उपभोक्ता का पहलू है, एक इंडस्ट्री का पहलू है, और तीसरा हमारे संप्रभुता का पहलू है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एपीआई सस्ते होंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो डॉलर ज़्यादा आएगा, डॉलर ज़्यादा आएगा तो रुपए की कीमत संभलेगी। यानी इस नज़रिए से एपीआई सस्ता होना चाहिए। कई बार इस चर्चा के बीच में आपका दिमाग इधर से उधर हुआ होगा, आपको लगा हुआ हाँ सस्ता होना चाहिए, कभी लगा हुआ आपको नहीं 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 महंगा होना चाहिए। इस पूरे घटना के बीच में अगर हम थोड़ा सा और आगे जाके समझते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि दवा कितनी सस्ती होगी, कितनी महंगी होगी। पहला बिंदु ये कि जैसे हींग में आप किसी में ज़्यादा किसी में डाल लेते हैं, ऐसा दवा में नहीं कर सकते। दवा अगर 500 मिलीग्राम है तो उसके अंदर 500 मिलीग्राम ही दवा होगी फार्मूलेशन के अंदर। तो उसमें कितने प्रतिशत सॉल्ट पड़ा हुआ है, एपीआई पड़ा हुआ है, ये दवा के हिसाब से तय होता है। किसी दवा में थोड़ा सा ही डालना होता है, अगर मान लीजिए हींग है तो, कॉफ़ी है तो थोड़ा सा पड़ेगा, और लस्सी है तो बहुत सारा दही पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग दवाओं में अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन दाम सिर्फ इतने से तय नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ है उसमें सिर्फ एपीआई का ही तो दाम बढ़ रहा है। तो अगर आप देखें तो बाज़ार में जिस तरह से काम होता है उस तरह से एपीआई की लागत, फिर उसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, जो एक्सपिएंट्स होते हैं, जो दूसरे फिलर्स समझ लो, दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे हींग में आटा, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लगेगा, ब्रांडिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जानते हैं आप कैसे एमआर लोग जा के डॉक्टर को समझाते हैं, वो भी तो खर्चा है, उनको फ्री सैंपल देते हैं वो भी तो खर्चा है, फॉरेन ट्रिप पे ले जाते हैं वो भी तो खर्चा है। इसके बाद में मार्जिन, तब जाके लागत तय होती है। यानी जेनरिक दवाओं में एमआरपी का प्रतिशत 15 से 30% ही होता है। किसका? एमआरपी का 15 से 30% जो है वो एपीआई होता है, ऐसा समझिए आप। यानी 15% रुपए का एपीआई होगा 100 रुपये की दवा में। अब ये एपीआई अगर 30 से 15% सस्ता हो गया तो समझिए कि आप जो है वो सीधे सीधे देखें तो आपको 10% 15% का फ़ायदा होगा। लेकिन दवा के दाम में मैक्सिमम 10% का भी अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, 7% का फ़ायदा हो रहा है, उतने वर्ष से जो देश को नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, ये जो बाहर भेज रही हैं, इन कंपनियों के ऊपर बुरा असर पड़ा तो रोज़गार कम हो जाएंगे, अच्छा असर पड़ा तो 4 लोगों को और काम मिल जाएगा, है ना। उनका काम सही चलेगा तो 2 एमआर और रख लेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो फिर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी दवाएं हैं जिन पे कितना असर पड़ रहा है। और एक चीज़ और कि जो एपीआई का हिस्सा है वो भी दवाओं में अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया जैसे आम जेनरिक टैबलेट में 10 से 30%, एंटीबायोटिक में 30 से 50% यानी 50% एपीआई होता है, स्टेरॉयड हार्मोन वगैरह में 60% तक होता है, और सिरप वगैरह जो होते हैं ओवर द काउंटर दवाएं होती हैं, ये जो जिसको आप बगैर पर्चे के खरीद सकते हो, उसमें 5 से 15%। यानी अलग अलग जगह पे बायोलॉजिक्स में 50% से ज़्यादा, यानी किस में कितना शेयर मिलता है इससे कीमत तय होती है। अब बात यह है जो सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमको जो दवा मिलने वाली है वो कौन कौन सी दवा है। भैया 2 तरह की दवा है, एक तो वो है कि भैया कुछ तो राहत मिले। अब 10,000 रुपये की दवा है, उस पर अगर 15% कम हो गया तो हम तो एक बेहतर अनुभव महसूस करेंगे। टीवी चैनल वाला तो यही कर रहा भाई, जेनरिक 30% सस्ता हो गया, दवा 30% सस्ती हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कौन कौन सी दवाएं हैं, इसके साथ हम ख़त्म करेंगे कौन कौन सी दवाएं हैं जो हमारे यहाँ पर असर डालने वाली है, जिनके दाम पे असर पड़ सकता है इस फैसले से। जिन चीज़ों पे असर पड़ने वाला है, एक तो आपकी पैरासीटामोल जो पेन किलर, बुखार सब चीज़ों में काम करती है, मल्टीटास्किंग दवा है, लोग अक्सर जाके खरीद लेते हैं। अलग अलग क्रोसिन से लेकर डोलो तक कई ब्रांड नेम से मिलती है। दूसरा एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन। तीसरा क्लेबुनेट, आमतौर पे ये कॉम्बिनेशन के साथ आती है, एमोक्सिसिलिन के साथ में 500 mg होगा तो 125 mg वो होगा, ऐसे करके। और मोंटेल्यूकास्ट, ये एलर्जी और अस्थमा में काम आती है। दर्द की आइबुप्रोफेन, मेटफॉर्मिन जो हम अक्सर हम लोग को, जिस लोग को शुगर होती है उसको डायबिटीज़ में, टाइप 2 डायबिटीज़ में काम आती है ये। एम्लोडिपिन ब्लड प्रेशर की दवा है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगेन एंटीबायोटिक है। और एटोरवास्टेटिन, ये स्टेटिन है, स्टेटिन का काम होता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। इस तरह की मोटी मोटी दवाएं सस्ती होने के अभी चांसेस दिख रहे हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स भी हैं, इसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट भी हैं, उन सब पे कम होगा, स्टेरॉइड्स वगैरह पे। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये है कि अगर हमको ये लग रहा है कि अब तो सस्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसकी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि सरकार को इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई है, तो उसको संतुलन से फैसला लेना है। उसको ये भी देखना है कि उसका डॉलर के लाले पड़ रहे हैं भैया, एक्सपोर्ट घट गया है
सब कुछ हो गया है, तो अगर एपीआई का दाम वो घटने नहीं देगी तो उसको दिक्कत हो सकती है। अगर घट जाएगा तो हो सकता है 4 दवा ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाए, उसकी ये भी समस्या है। अगर वो जिस एपीआई को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक स्कीम में पैसे दे रही है, उस एपीआई को हतोत्साहित कर देगी किसी तरह से तो भी गड़बड़ है। उस एपीआई इंडस्ट्री को हतोत्साहित कर दे तो बहुत सारा टेढ़ा मामला है। लेकिन कुल मिला के हमको जानकारी होनी चाहिए, तो मैंने आपको एकदम निष्पक्ष और न्यूट्रल जानकारी दे दी है कि दवा के दाम घट जाएंगे, ये हो जाएगा, ये जो कहा जा रहा है ये उतनी आशाजनक स्थिति नहीं है और अभी हमको शायद ही किसी दवा में ये राहत मिले। नमस्कार, जय हिंद।